मतलब पूर्व में केवल अवर्ण नहीं, ऐसा उपसर्ग जिसमें अवर्ण हो, इसलिए वो कहता है आदुपसर्गात, मतलब अवर्णांताद उपसर्गात। अवर्णांत उपसर्ग, उपसर्ग जो है ना, जिनको प्रादि कहते हो आप, प्रादि हैं, यदि वो धातु से जुड़ते हैं तब उनकी संज्ञा उपसर्ग होती है। हम उन्हें अकेले उपसर्ग नहीं कह सकते हैं। अकेले जब हम उन्हें कहना है तो प्रादि कहेंगे हम उन्हें। पर वो जैसे धातु के साथ जुड़ा, जैसे एजते के साथ जुड़ा, ओषति ये धातु के रूप है ना, जैसे पठती होता है तद्वत, तब जो है उसका नाम उपसर्ग हो जाता है। ठीक, तो अवर्णांत उपसर्ग से धातु कैसी हो, एंग आदि धातु। और एंग में कितने वर्ण आते हैं बच्चों? दो वर्ण, ए और ओ। आज कहाँ है ना मिथिलेश वगैरह? पवन फोन करके बुला उन्हें। हाँ, तो ए और ओ। अब इस संधि में हुआ क्या? पर रूप हो गया। पर रूप मतलब वैसे तो यहाँ वृद्धि की प्राप्ति थी वृद्धि ऋचि वाले नियम से, लेकिन अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में है, धातु का ए ओ यदि बाद में है, तब ये जो है संधि का नियम काम करेगा सर्वदा। इसलिए यहाँ पर रूप करने के बाद पर ए जते और वर्ण सम्मेलन करने पर, यदि पर रूप ना होता, वृद्धि संधि करके क्या रूप बनता? अंतर होता ना, प्रईजते होता, और पर रूप करने के बाद क्या बना? प्रेजते। निखिल, पर रूप को क्या समझ रहा है तू? पर रूप माने, पर रूप माने क्या? पर में स्थित जो शब्द है तो पूर्व पर, ये दोनों शब्द, पूर्व वाला भी और पर वाला भी, ये दोनों पर वाले का रूप धारण कर ले। क्या समझे? पर वाले का रूप धारण कर ले। इनमें पर में कौन है? तो इसका रूप धारण कर लेगा ये आ, ऐसे समझ लो सरल भाषा में। तो इसका रूप धारण कर लेगा तो यहाँ से हट जाएगा, फिर तो उस पर हलंत हम लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये? ऐसे ही उपोषति बनाना है। यहाँ पर आ और ओ, ये पर रूप, पर जैसा रूप धारण कर लिया तो क्या बन गए? उपोषति। समझ रहा है क्या नहीं? बात समझ में आई तुझे? हाँ, चल आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको टी संज्ञा भली भांति समझा दी थी। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, पिछली क्लास में कुछ कम बच्चे आए थे, उन्हें वो वीडियो देख लेना है, सुधांशु ने डाल दिया है वो तब का ही। अब टी संज्ञा के निमित्त कुछ पररूप कार्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये अचुन्त्यादि टी मात्र टी संज्ञा करता है, ये पररूप नहीं करता है। यहाँ पर पररूप के लिए एक वार्तिक दिया जा रहा है। सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, यह वार्तिक है। ये वार्तिक को पररूप करने के लिए टी संज्ञा की आवश्यकता है। कौन सी संज्ञा की? इसलिए टी संज्ञा को पहले अचुन्त्यादि टी के द्वारा बताया कि भाई ये टी संज्ञा किसकी होती है, इसको पहले बता दिया है ना। बताने के बाद सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, ये वार्तिक है। वार्तिक का अर्थ देखिए, सकंध्वादि गण पठतेषु शब्देषु, सकंध्वादि गण है। ध्यान दीजिए, जैसे पाणिनि जी ने सूत्र बनाए हैं ना, उसको कहा जाता है सूत्र पाठ। पाणिनि जी ने धातुओं का संग्रह किया है, उनको कहते हैं धातु पाठ। ऐसे ही पाणिनि जी ने कुछ शब्दों का संग्रह किया है और उनको बोला जाता है गण पाठ। शब्दों का संग्रह, जैसे इसका नाम सकंध्वादि क्यों है? ये सकंध्वादि एक गण है क्योंकि इसके आदि में सकंधु शब्द है। एक शब्द है, सकंधु शब्द के पहले पढ़े जाने के कारण इसको हम कहते हैं सकंध्वादिगण। क्या समझे? सकंधु के पहले पढ़े जाने से क्या होगा?
जब हम कह रहे हैं गण, गण का मतलब उसमें अकेला नहीं है वो शब्द, बल्कि उसके साथ में और भी है। पाणिनि जी को बहुत सारे शब्दों में एक जैसा कार्य करना होता है, तो पाणिनि जी एक विशिष्ट कार्य करते हैं। वहाँ क्या करते हैं? उन शब्दों को एकत्रित करते हैं कि ये शब्द कहाँ कहाँ हैं, इस प्रकार के। जैसे पाणिनि जी का एक प्रसिद्ध सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि, वहाँ पर भी उन्होंने सर्वादि, आदि शब्द जहाँ जुड़ा हो समझ लो कि ये किसी गण को सूचित कर रहा है। विमलेश समझ रहा है ना, ये किसी गण को सूचित कर रहा है। तो सर्वादि माने सर्व है आदि में जिसके, ऐसे कुछ शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा की गई है, आगे इसमें आएगा। यहाँ पर भी वार्तिककार कह रहे हैं सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, सकंध्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का पररूप कहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर वार्तिककार ने कुछ ऐसे शब्द इकट्ठे किए कि जहाँ पर जो पररूप संधि से सिद्ध हैं, समझे? तो उनको एकत्रीकरण किया ऐसे शब्दों का वार्तिककार ने। तो ये मैंने भी आपको सूत्र पाठ, धातु पाठ और एक गण पाठ, जब भी कोई जैसे सकंदवादी, सर्वादि, अजादि ऐसे शब्द आए ना, तब आप समझ लीजिए कि ये पाणिनि जी गणों का निर्देश कर रहे हैं। तो 3 पाठ हो गए ना, ऐसे ही पंच पाठ होता है, ठीक है? 5 पाठ हैं, पंच पाठ मिलकर के व्याकरण कहलाता है। इसको कहा जाता है पंचांगम व्याकरणम, ठीक है? चलो 3 मैंने बता दिए, 2 आप खोज लेंगे। और ये जो सकंद्वादी गण में पढ़े गए शब्द हैं, ये पररूप से सिद्ध करने हैं। सागर जी आगे आ जाओ, आके आओ तुम। तो पररूप से सिद्ध करने हैं, और वो पररूप हो किसको? तो उसके लिए एक पंक्ति लिख दी, तच्चटे, संधि करना है, तत्च तत्पररूपम, तत् सर्वनाम शब्द है, पूर्व के विषय में कहेगा। तत्पररूपम, वह जो पररूप हो वो टी संज्ञा जिसकी है उसको पररूप होगा बस, ठीक है? हार्दिक समझ रहा है? अच्छा, अब देखिए सक प्लस अंधु, टी संज्ञा की कंडीशन मैंने बता दी थी आपको। सक, यहाँ टी संज्ञा कौन है? कौन सा अ? क का अ। तुम ऐसे शॉर्टकट समझे रहो, जहाँ पर जैसे देखो यहाँ अच इधर भी है इधर भी है, तो लास्ट वाला अच क्या होगा? बोलो इसको सुधांशु, लास्ट वाला अच टी संज्ञक होगा। और यदि इधर अच है, देखो, और ऐसी कंडीशन हुई इधर अच, लेकिन ये अच अब लास्ट में नहीं है, इससे पहले एक हल वर्ण है, तब टी संज्ञा किसकी करना? अस की टी संज्ञा करना। क्या समझा? अरे बच्चा समझा बात को? क्या समझा? अस में या मनस में टी संज्ञा किसकी होगी? हाँ, जब अच के बाद में एक हल होगा तब उस सहित, यदि बाद में अच है तो उसकी हो जाएगी। अच्छा, टी संज्ञा जान के करना क्या है? टी संज्ञा जाननी इसलिए है कि जैसे यहाँ तो पररूप करना है, और भी व्याकरण में बहुत सारे कार्य करने हैं। क्यों? टी संज्ञा जान के टी स्टॉल थोड़ी ना खोलनी है, यहाँ तो कुछ काम करना पड़ेगा उसको। तो सक अंधु, इनमें टी संज्ञा किसकी है बताओ? यहाँ सक में तो जिसकी टी संज्ञा हो उसे क्या कर दो? पररूप। पररूप का मतलब ये जाने रहो, उसको पर में मिला दो बस। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तो पता नहीं चलता, वो दूध ही जैसा हो जाता है। क्यों? ये अ इसमें मिल गया, एक ही अ हो गया, दोनों अ मिलके एक ही अ बस। तो सक अंधु और मिला के क्या बना? यदि यहां पर ये पररूप ना होता भाई, तो सक प्लस अंधु कौन सी संधि हो जाती है?
हाँ, कौन संधि हो जाती? निखिल तू कुछ बता नहीं रहा है, देख लेना। हर किसी को बताना है, ठीक है। दीर्घ क्यों हो जाती? क्योंकि दीर्घ का नियम आपने पढ़ा है, भूल न जाना। कौन से अच पूर्व में रहते और कौन से अच बाद में रहते संधि की कंडीशन बनती है। इस चीज को एकदम मैथमेटिक्स की तरह माइंड में रख लेना। यदि संस्कृत को अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना चाहते हो, ये संधि आपके लिए दुर्ग है, इस दुर्ग को पार करो। दुर्ग समझ रहे हो? जैसे राजा लोग पहले दुर्ग बनाते थे, उसमें कोई ऐसा घुस नहीं पाता था, है, अपनी सुरक्षा रहती थी। ऐसे ही तुम लोगों को संस्कृत में प्रवेश से रोक रही है ये चीज, संधि। और दूसरा होता है समास, ठीक है। तो इसमें थोड़ा प्रवेश करिए, जो जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें पालन करिए, आपका संस्कृत में प्रवेश हो जाएगा संधि जानते ही। तो बिल्कुल ये पाणिनि जी ने एकदम कैलकुलेट करके रखा है कि पूर्व में कौन से अच हों, बाद में कौन से अच हों, तब कौन सी संधि की कंडीशन बननी है। सब रूल बनाए हैं, ये गणितीय प्रक्रिया है एकदम, समझे। कुछ सामान्य रूल हैं, फिर उनके कुछ अपवाद रूल हैं। आप इनका पाठ करिए रोजाना, आपको आ जाएगा ये, ठीक है। तो भाई सक अंधु, यदि यहाँ पर रूप न होता तो कैसा रूप बनता? बोलो जोर से। सकांधु बनता, जैसे दैत्य अरि, दैत्यारि, यही पढ़े हो ना। पर वैसा रूप इष्ट नहीं है, इसलिए ऐसे शब्दों को सकंध्वादि गण में वार्तिकार ने डाला और वहां पर रूप करेंगे सकंधु। समस्या भी यहाँ क्या होगी? तुम्हें तो ऐसा वाला मिलेगा, जब आप संस्कृत पढ़ोगे तो ऐसा वाला मिलेगा। आपको जानना पड़ेगा कि इसमें ये शब्द मिले हैं, क्योंकि दीर्घ वाला जहाँ मिला रहता है वहाँ तो हम अलग कर लेते हैं, ह्रस्व वाले में दिक्कत होगी। समझ रहे हो ना इन्हें? चल आगे बढ़ते हैं। कर्क अंधु, सवर्ण दीर्घ होता तो क्या रूप बनता? लेकिन वैसा मिलता नहीं है। तो ये वाला जो टी संज्ञक है अकार, उसको पर रूप कर दीजिए कर कंधु। जान रहा है ना? बना लेगा? हाँ। अच्छा एक बात और, इस गण में जितने शब्द पढ़े गए हैं उतने ही सिद्ध करने हैं, उससे ज़्यादा इसके उदाहरण नहीं होंगे। इस बात को देखो, अभी तक हम तुमको दीर्घ संधि या यण संधि पढ़ाई, अयादि संधि पढ़ाई, वृद्धि संधि पढ़ाई, उसका अलग अलग अभ्यास दिया था कि और भी अभ्यास करके लाओ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इस संधि के उदाहरण बहुत ही सीमित, जो उस गण में आएगा बस। अन्यथा तो वृद्धि, वो क्या कहते हैं, दीर्घ संधि तो हो ही रही है इसके विषय में, समझ गए। जैसे मनस ईसा, देखो यहाँ अद्भुत है, यहाँ तो हमें अस को मिलाना पड़ेगा ई में, क्योंकि यहाँ टी संज्ञा किसकी है? तो जो टी संज्ञक भाग है ना, उसको मिला दीजिए किसमें? पर में। पर रूप करना है ना, तो पर रूप माने क्या होता है बच्चा? बोलो। हाँ, के पूर्व शब्द पर वाले पर में जैसा रूप धारण कर लेगा। राधिका समझ में आई बात? तो मन अस ईसा, और ये दोनों अस और ई, ये ई में मिल गया तो ई ही बन गया बस, तो बन जाएगा मनीषा। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पाणिनि जी ने जब कुछ गण बनाए, तो मैंने भी आपको बताया, जब पाणिनि जी ने गणपाठ बनाया, गणपाठ के अंतर्गत कुछ शब्द रखे। गणपाठ क्यों बनाना पड़ा? क्यों? यदि पाणिनि जी, जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी एक सूत्र है पाणिनि जी का, यदि वो गणपाठ न बनाते तो उन्हें प्रत्येक शब्द को सूत्र में डालना पड़ता। तो सर्वादीनी सर्वनामानी ऐसा सूत्र का स्वरूप नहीं होता, बल्कि सर्वादि जो 35 शब्द हैं उन सबको पढ़ना पड़ता उस सूत्र में।
तो अब तो सूत्र बहुत बड़ा बन जाता ना फिर तो। सर्वादि में कौन है? सर्व, विश्व, ओह, वै, डतर, डतम, अन्य, नितर, ये जितने भी 35 शब्द हैं उतना बड़ा सूत्र बनता। इसलिए पाणिनि जी ने टेक्निक सोचा कि अरे ऐसे करना सही नहीं है, सूत्र क्या है, तुम व्याख्या ही हो जाएगा पूरा इतना बड़ा तो। ठीक है विमलेश? तो पाणिनि जी ने क्या किया, भाई मैं किसी भी मतलब यदि गण संबंधित सूत्र बनाना होगा तो आदि शब्द का प्रयोग करूंगा, जिससे क्या होगा, जैसे सर्वादि 35 शब्द हैं तो मैं उनमें कुछ कार्य करना है, जैसे उनकी सर्वनाम संज्ञा करनी है तो सूत्र बनाए देता हूं, सर्वादीनी सर्वनामानी, कि सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। ये टेक्निक अपनाई, जिससे क्या है, सूत्रों का जो स्वरूप है वो छोटा हुआ। पाणिनि जी इस बात में बहुत विश्वास रखते हैं कि वो छोटे से छोटा ही प्रयोग करना चाहते हैं, सूत्र का स्वरूप छोटा हो। संज्ञाएं भी छोटी छोटी की उन्होंने, बड़ी संज्ञाएं नहीं की। ठीक है, उन्होंने टी संज्ञा, घु संज्ञा, भ संज्ञा, वो छोटी छोटी संज्ञाएं की हैं। अब क्या है कि पाणिनि जी के जो गण हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो जितने शब्द पाणिनि जी ने उसमें पढ़ दिए उस गण में, मतलब सूत्र तो बनाया अलग, गण पाठ बनाया तो उसमें शब्द उन्होंने पढ़ दिए। तो वो जो शब्द पढ़े तो गण दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे गण हैं कि जिनमें लिमिट है, बस इतने ही शब्द हैं इसमें, है। दूसरे इस प्रकार के गण हैं जिनमें लिमिट नहीं रखी पाणिनि जी ने। पाणिनि जी ने देखा कि अरे भाई शायद कुछ शब्द यदि मैं इसमें लिमिट रख दूंगा तो कुछ शब्द छूट सकता है, कुछ शब्द छूट सकते हैं। तो ऐसे भी पाणिनि जी ने गण बनाए। उन गणों को बोला जाता है कि ये गण जो है आकृति गण हैं। उन गणों को क्या बोला जाता है? आकृति गण का मतलब, जैसे पाणिनि जी ने देखा कि जी पररूप संधि सकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम से कह रहे हैं, और सकंद्वादी शब्द हैं कौन? इसके लिए उन्होंने कुछ शब्द तो गिन दिए, पर ये शब्द तो बहुत सारे हैं। संस्कृत भाषा का जो वाङ्मय है उसमें शब्दों की संख्या अरबों में है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे गणों को थोड़ा खुली छूट दे रहे थे, उन्होंने उन्हें आकृति गण बना दिया। कहा कि कुछ तो मैंने ये पररूप संधि जिन जिन में हो रही है, टी संज्ञा प्रयुक्त जो पररूप संधि है, कुछ तो ये शब्द मैंने गिन दिए। यदि कहीं और भी कुछ शब्द किसी को मिल जाए, किसी ऋषि महर्षि ने प्रयोग किया है वो शब्द, और पर मेरे इस व्याकरण शास्त्र में पररूप वाला तुम्हें वो नियम न दिखाई दे, तो आप उसको यहाँ समझ लेना उसका पाठ। फिर इसको हम आकृति गण रखेंगे और आकृति गण के कारण उसमें तुम ये संधि का कार्य कर सकोगे। तो आकृति गण रखने का तात्पर्य है कि वहाँ पर आप कुछ शब्दों की और सिद्धि कर सकते हो जिनमें आपको वैसा कार्य दिखाई दे जाए, उस प्रकार का कार्य आपको दिखाई दे जाए तो आप शब्दों की सिद्धि कर सकते हो। तो फिर से ध्यान दीजिए, पाणिनि जी का जो गण पाठ है, एक तो गण में, गण पाठ मतलब जिनमें शब्द पढ़े गए हैं, उन कुछ गण ऐसे हैं जिनकी जो है लिमिट फिक्स है कि नहीं ये काम इतने में ही होगा, इससे ज़्यादा में। लेकिन पाणिनि जी को क्योंकि शब्द जाल, शब्द शास्त्र बहुत बड़ा है, अरबों की संख्या का है, पाणिनि जी को कुछ गण ऐसे भी रखने पड़े हैं उसमें कि जिसमें उन्होंने कुछ शब्द तो पढ़े लेकिन उनकी लिमिट फिक्स नहीं की। कहा कि और भी शब्द जिनमें इस प्रकार के कार्य हैं उनका भी समावेश इस गण में कर लेना चाहिए। तो दो प्रकार के हैं ये गण, ठीक है। तो जिनमें समावेश हो सकता है उनको बोला जाता है क्या? आकृति गण। उनको क्या बोला जाता है? आकृति गण। आकृति गण का मतलब क्या है? कहीं यदि पररूप संधि का कार्य उसमें दिख रहा है किसी शब्द में, पर यहाँ पढ़ नहीं पाए ऋषि पाणिनि, हैं पढ़ नहीं पाए, तो क्या कर लो, उसे यहाँ समझ लो कि शायद ये यहाँ से ही सिद्ध है, एक ये छूट दे दी।
उन शिष्ट द्वारा प्रयुक्त शब्दों की सिद्धि के लिए। इस बात को समझे? इसलिए ये यहाँ पर एक प्रयोग दे रहे हैं, मार्तंडः। मार्तंडः ये जो शब्द है, ये कात्यायन या फिर पाणिनि जी ने अपने गण में पढ़ा नहीं था, लेकिन उसे छूट दे दी, आकृति गण है। ठीक है? तो जिससे क्या हुआ कि ये शब्द नहीं पढ़ा गया था, लेकिन फिर भी अब इसके अंतर्गत उसे समझ लिया जाएगा। ठीक है? कि तुम भाई इसी परिवार के सदस्य हो, तुम पररूप संधि वाले ही उदाहरण हो। भले ही सकंदवादी में तब आचार्य ने नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने आकृति गण कह करके इसे छूट दे दी है, जिससे क्या है, उसको यहाँ समझा जा सकता है उस शब्द को। पाणिनि जी इन्होंने, आचार्य ने सकंदु, करकंधु, मनीषा ऐसे कुछ शब्द पढ़े इस गण में। कुछ और अतिरिक्त शब्द देखने हो और कौन कौन पढ़े, सिद्धांत कौमुदी में है। और इनमें भी जहाँ गणपाठ दिया है ना आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में, वहाँ गणपाठ है, वहाँ देख सकते हैं कौन कौन शब्द पढ़े। पर मार्तंड नहीं पढ़ा, उसको बाद में ऐड कर दिया कि हाँ, जिसमें पररूप संधि वाला आपको दिखाई दे रहा है उदाहरण, वहाँ पर आप उसे समझ सकते हैं। तो ये पाणिनि जी की व्यवस्था आपको समझ में आई है कुछ? क्यों प्रभात, कुछ समझ में आई है पाणिनि की व्यवस्था? समझो इसे। ठीक है? बहुत बताइए कहाँ समस्या है, प्रश्न करिए, पूछा करिए, जिससे वो बातें और क्लियर होंगी। हम आपको फिर और दूसरे तरीकों से उस बात को बताएंगे। तो इसलिए जो मार्तंडः शब्द है, इसको भी समझा जाता है कि पररूप संधि का उदाहरण है, क्योंकि सकंदवादी जो गण है वो आकृति गण है। क्या समझे राघव? सकंदवादी गण कैसा है? आकृति गण माने यस, वो सीमित संख्या वाला नहीं है। यदि पररूप संधि के अन्य उदाहरण भी मिलेंगे तो उनका वहाँ समावेश किया जा सकता है कि तुम यहाँ वाले सदस्य हो। बात को समझ में आया? तो अब देखिए, मार्तंडः कुछ वैसा ही है। तो आकृति गणोयम मार्तंडः, ये उदाहरण के रूप में ऐसा लिखा है। इसका अर्थ क्या है? आकृति गणोयम, तो अयम आकृति गणः, अयम आकृति गण। अयम का मतलब है यह सकंधवादी शब्द समूह है, सकंधवादी जो गण है, ये जो है आकृति गण। आकृति गण का मतलब आकृत्या, आकृत्या मतलब स्वरूपेण, मतलब कार्य दर्शनेन गण्यते, माने परिचीयते इति आकृति गणः। जो अपने स्वरूप से यानी कि कार्य दर्शन से जिसका परिचय हो जाए। जैसे यहाँ पर मार्तंडा में पररूप संधि दिखती है, तो अपने स्वरूप से ये लगता है, तो आकृति गण को समझ लेना। आकृत्याः आकृत्याः यानी स्वरूपेण गण्यते परिचीयत इति आकृति गणः, उसे आकृति गण कहते हैं। अस्य भावः एते एव शब्दा अत्र गणे निर्दिष्टा इत्येवं नियमो नास्ति। जहाँ पर ऐसा नियम ना हो कि नहीं इतने ही शब्द इस गण में पढ़े गए हैं, एते एव शब्दा अत्र गणे निर्दिष्टा इत्येवं नियमो नास्ति, किंतु यत्र शब्देषु पररूपम दृश्यते, जहाँ शब्दों में पररूप यदि देखा जाए, तद विधायकम च शास्त्रम नास्ति, किंतु तद विधायक कोई शास्त्र माने सूत्र नहीं मिले, तो उनको सकंधवादी गणे बोध्य, उनको सकंधवादी में फिर आपको समझना है। ठीक है? तो जैसे मार्तंडः शब्द है, तो देखो इसको कैसे बनाइए, मृत प्लस अंड, और यहाँ पर ए टी संज्ञा है अ की, और इसको मिला दिया, पर रूप कर दिया, तो दो अ मिलके एक अ बन गए, तो बन गया मृतंडः। मृतंड है कोई ऋषि का नाम है। ठीक है? तो मृत अंड से जो उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे मृतंडः। और मृतंडात आगतः,
मृतंड से आया हुआ अथवा मृतंडे भवः, मृतंड में उत्पन्न अथवा मृतंडस्य अपत्यम अथवा मृतंड की संतान जो होगी वो कहलाएगी मारतंड। तो मृतंड में जो री है ना बच्चा, इस री को, ये सूत्र है एक तद्धित का, आगे पढ़ोगे, तद्धिते स्वचामादेश से क्या हो जाता है, वृद्धि। तो री को जो वृद्धि होगी आर होगी, तो मृतंड से मारतंड बन जाएगा। यहाँ आपको जो पररूप वाला उदाहरण है वो यहाँ समझना है। मृतंड हमें मृत प्लस अंडः मृतंडः, ये पररूप वाला उदाहरण है, समझे। और इसके बाद ये जो बना मारतंडः, ये इससे वृद्धि होकर के बना है, इनमें से किसी एक अर्थ की विवक्षा होने पर। ठीक है, बना लोगे ना इसे। तो बच्चा आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल पररूप संधि के कुछ और उदाहरण हैं, इन्हें भी जानेंगे। चलो, हर हर महादेव।